स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका भी नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम इस चैप्टर को इन डिटेल वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये चैप्टर है बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा एडवांस तक लेकर जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा केमिकल चेंज क्या होता है ना। केमिकल चेंज क्या होता है, तो देखो केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या होता है यहां पर, न्यू सब्सटेंस is formed। यानी जब भी हमें कोई केमिकल चेंज देखने को मिलेगा तो वहां पर क्या है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा। जैसे हम क्या है, दूध से हमारा दही बनता है, दूध से क्या है, दही बनता है, तो वहां पर क्या है, दूध से दही बना है ना, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है वहां पर हमें क्या है, केमिकल चेंज देखने को मिलता है। और क्या होगा, यहां पर केमिकल चेंज होगा तो जो केमिकल कंपोजिशन होगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज चेंज्ड। यानी जो केमिकल कंपोजिशन होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा, है ना, जब भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा, लॉस करेगा। वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा, लूज कर देगा। यानी सबस्टेंस loses its identity। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। मतलब भैया जो जैसे हम दूध से दही बना रहे थे, हाँ, तो जो दूध की प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी किससे, दही से, है नहीं। दूध की प्रॉपर्टी अलग होंगी और दही की प्रॉपर्टी अलग होंगी, है ना। तो दूध से दही बना, तो यहां पर क्या है, उसकी आइडेंटिटी को लॉस किया नहीं किया। मतलब जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है ओरिजिनल सब्सटेंस से, है ना। जैसे दूध था, दूध से दही बनाया, तो जो दही की प्रॉपर्टी थी वो अलग होंगी दूध की प्रॉपर्टी से, है ना। जैसे दही का टेस्ट कुछ और होगा और दूध का टेस्ट कुछ और होगा, है ना। दही का और दूध का टेस्ट क्या है, अलग अलग होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई नहीं हुई। हाँ, और क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, है ना। कैन नॉट गेट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी कोई भी सब्सटेंस जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में जो पहले था उसमें वो वापस नहीं आ सकता। यानी जैसे हमने मिल्क था हमारे पास, ठीक है, अब उस मिल्क से हमने क्या बनाया, कर्ड बनाया, यानी दूध से दही बनाया, तो दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन क्या उस दही से फिर से हम दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। हमने मिल्क से कर्ड तो बना लिया, दूध से दही तो बना दी, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। तो क्या है कि जब केमिकल चेंज हो रहा होता है तो जो अपना सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, अच्छा भैया एक चीज बताइए, हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आप हमें केमिकल चेंज क्यों पढ़ा रहे हो भैया, अरे भाई साहब, जो भी केमिकल चेंज होता है उसको ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या मतलब भैया, इसका मतलब जो आप पढ़ा रहे थे वो केमिकल रिएक्शन है। हाँ, जितने भी केमिकल चेंज है, यहां से एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो। नोट पॉइंट क्या है कि केमिकल चेंज, नोट पॉइंट है केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन।
यानी केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जितने भी केमिकल चेंज हमें देखने को मिलेंगे तो आप वहां पर बोल सकते हो कि यहां पर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां पर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसको बढ़िया तरीका से नोट कीजिए, एकदम नोट करिए इसको। तो अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी, है ना। क्या बोला कि द प्रॉपर्टी, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस is formed with different properties, यानी कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को वर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वर्न करते हैं तो वो व्हाइट पाउडर में क्या हो जाता है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वहां पर क्या है, हमें व्हाइट पाउडर देखने को मिलता है ना। तो क्या होता है कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, है ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें वहां पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें देखने को मिलती है। वहां पर क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। देखो हमारे पास क्या था, पहले मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, है ना। जब हम इनको जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट कब करेंगे, जब हम इनको हीट देंगे। जब हम इनको हीट देंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, है ना। मैग्नीशियम क्या थी, मैग्नीशियम रिबन थी हमारी, ठीक है। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या होगा, हमारा व्हाइट पाउडर हमें यहां पर मिलेगा, व्हाइट पाउडर हमें मिलेगा। यानी इस रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, इस रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा व्हाइट पाउडर, हमें क्या मिलेगा, व्हाइट पाउडर मिलेगा। अच्छा भैया आप बोल रहे हो कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसको हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। हम कैसे विश्वास कर लें आप पर कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका कुछ प्रूफ होता होगा, है ना। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। हाँ तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी हमें कैसे पता चले कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, देखो पहली क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हमें कैसे पता चले, है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही होगी तो जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। उसका क्या है, कलर चेंज हमें देखने को मिल सकता है, चेंज इन कलर, अच्छा चेंज इन कलर। अच्छा और क्या है, दूसरा उसकी स्मेल भी चेंज हो सकती है ना। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वहां पर नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है तो उस सब्सटेंस की स्मेल भी चेंज हो सकती है ना। चेंज इन स्मेल भी हो सकता है, चेंज इन स्मेल। और क्या है भैया, तीसरा है कि उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है ना। उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है, फिजिकल स्टेट। जैसे अभी आपने देखा था हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था और उससे हमने क्या है, पाउडर बना दिया था, मैग्नीशियम रिबन से हमने पाउडर बना दिया था। और चौथा क्या है कि यहां पर गैस निकलती हुई दिखाई दे सकती है हमें, देखो एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, अपनी केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि जब हम दो केमिकल्स को मिलाते हैं तो वहां पर क्या है, गैस निकलती हुई हमें दिखाई देती है।
है ना, अगर आप गए हो कभी देखा हो तो। और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हमें वहां पर फॉर्मेशन भी मिल सकता है, यानी वहां पर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहां पर प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट क्या है, कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद जो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, यानी केमिकल रिएक्शन के बाद एक ऐसा सॉलिड बने जो कि पानी में ना घुल सके, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और उसके बाद हमें एक ऐसा सॉलिड देखने को मिले जो कि पानी में नहीं घुल सकता, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, अच्छा, और यहां पर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा भैया कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो ये सारी चीजें उसके साथ हो रही होती हैं, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो ये सारी चीजें उस रिएक्शन के साथ हो रही होती हैं। अच्छा, अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ये भी बात सही है। अब देखो हमारी जो रिएक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी रिएक्शन होती है, एक होती है भैया हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि हीट ली जाती है अपनी सराउंडिंग से, हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स, यानी कोई भी रिएक्शन जब हो रही होगी तो वो रिएक्शन कब होगी, वो अपनी सराउंडिंग यानी अपने चारों ओर से क्या करेगी, हीट को लेगी, अपनी चारों तरफ से हीट को लेगी। यानी कोई भी रिएक्शन जब होती है तो वो अपने चारों तरफ से हीट को गेन करती है, जब हीट को गेन करेगी तो वहां पर क्या है, सराउंडिंग से टेम्परेचर को ले रही है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, बोलो टेम्परेचर क्या होगा सराउंडिंग का, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर घटेगा या नहीं घटेगा, बताइए, सराउंडिंग का टेम्परेचर घट जाएगा, हाँ बहुत सही। अब देखो एक्सोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक एक ऐसी रिएक्शन होती है जब वो रिएक्शन हो रही होती है ना तो वहां से हीट निकलती है, हमें हीट निकलती हुई दिखाई देती है, वहां से हीट निकलती हुई दिखाई देती है, तो हीट इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग। अच्छा, अब जब सराउंडिंग में हीट निकल रही है, अब देखो सराउंडिंग में हीट निकल रही है तो उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे भाई देखो मान लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तुम्हारे कमरे में, ठीक है, और उस कमरे में केमिकल रिएक्शन हो रही है, कमरे का कुछ टेम्परेचर होगा, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है तो उस कमरे में से हीट लेगी, मतलब कमरे का टेम्परेचर घटेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वहां पर हीट निकलेगी उस रिएक्शन में से, इसका मतलब हीट निकलेगी तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा कमरे का, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है सराउंडिंग का, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर घटता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो सराउंडिंग से हीट गेन करती है, और एक्सोथर्मिक क्या होती है, जो सराउंडिंग में हीट रिलीज करती है, मतलब हीट निकालती है। अच्छा देखो यहां पर टेम्परेचर बढ़ा, यहां पर टेम्परेचर घट रहा है, यहां पर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो, है ना, तो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, हाँ, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की, अब क्या बात करते हैं, वर्ड इक्वेशन की, है ना। अच्छा अब देखो, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम वर्ड्स में लिख दें, यानी शब्दों में लिख दें, है ना, शब्दों में बयां कर दें उस केमिकल रिएक्शन को, है ना। केमिकल रिएक्शन हुई, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि जब मैं मैग्नीशियम रेवन को बर्न करता हूं तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। जब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इतना लिखने की जगह पर हमने क्या किया, शब्दों में इसको बयां कर दिया, तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे
अब मैं इतना ना लिख के तो मैं क्या लिखूंगा सीधा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहां पर क्या लिख दो, हीट। यहां पर क्या, जब हम इनको हीट देते हैं तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमने केमिकल रिएक्शन को छोटा करके लिख दिया। लेकिन हमें क्या है भैया, हम है साइंटिस्ट आदमी, हमारे पास इतना भी शब्दों में लिखने का भी टाइम नहीं है, हमारे पास क्या है, शब्दों में भी लिखने का टाइम नहीं है, तो इसको और छोटा करके लिख दिया हमने। तो जब और छोटा करके लिख दिया तो उसको बोल दिया केमिकल इक्वेशन। उसको क्या बोल दिया, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है कि अगर हम इसको शब्दों में ना लिख के अब फॉर्मूलाज और सिंबल्स में लिख दें, है ना, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, है ना, और इसका O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो अब इसको सिंबल्स और फॉर्मूला में लिख दे तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलती है। तो ये क्या होगा, द शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट a chemical reaction, represent a chemical reaction in terms of symbols and formulas is known as chemical equation। उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, एक शॉर्टर वे है। हम क्या है भैया, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए छोटे से छोटा रास्ता निकाल लिया हमने, तो उस छोटे से छोटे रास्ते को हमने मैग्नीशियम की जगह क्या लिखा, Mg, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह क्या लिखा, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O से, है ना, और हीट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ऐसे डेल्टा, है ना, हीट का सिंबल क्या है, डेल्टा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखते हैं MgO। तो ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। ये क्या है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। यानी बात यही है, वर्ड इक्वेशन मतलब यही है, लेकिन इसको शॉर्टर वे में लिख दिया। इसको छोटे से छोटे जैसे हम लिख सकते थे उतना छोटा करके इसको लिख दिया। अच्छा, अब जो केमिकल इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं एरो, ये होता है एरो। और केमिकल इक्वेशन में जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको बोल देंगे रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो भैया ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है इसे बता दीजिए। तो लिखिए क्या होता है, रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्ट करता है केमिकल रिएक्शन में। यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो वहां पर जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा, रिएक्टेंट करेगा, है ना। हाँ, तो क्या है, रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन लिखिए। रिएक्टेंट्स वो क्या है, अ सबस्टेंस which combine or react, which combine or react is known as reactants, है ना। यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, यानी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसमें जो हिस्सा लेता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये जो रिएक्टेंट होगा ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेफ्ट साइड इन केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा रिएक्टेंट को। अब भैया प्रोडक्ट क्या होता है,
प्रोडक्ट होता है जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ना हमारा, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होकर आता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज प्रोडक्ट, इज नोन एज प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो लिखा जाएगा राइट हैंड साइड में, है ना, ऑलवेज रिटिन, ऑलवेज रिटिन इन राइट, RI, राइट हैंड साइड ऑफ, राइट हैंड साइड इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में क्या है, राइट हैंड साइड में जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होता है। जो रिएक्शन में पार्ट हिस्सा लेता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस बन के आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इसको नोट करने के बाद अब बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब जो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, इसको हम स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अच्छा, अब भैया जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो हेडिंग बनाएंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स के हैं अगर वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट की, देखो नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन LHS, मतलब जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन RHS बोले तो प्रोडक्ट, यानी हमारे जितने नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के अगर वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएं, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है जितने नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के अंदर अगर वो इक्वल हो जाएं प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर, है ना। समझो मेरे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन है, जैसे मेरे पास है Mg+O2, ठीक है, और ये क्या है MgO। तो इधर जो हमारे एटम्स है वो क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इधर भी हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। यहां पर क्या है, कोई नया एटम फॉर्म नहीं हुआ है दूसरे एलिमेंट का, एटम क्या है, सेम है, लेकिन यहां पर क्या रीअरेंजमेंट हुआ है एटम का, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट में अगर वो इक्वल हो गई हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, तो वहां पर क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अच्छा हाँ, तो अब देखो यहां पर क्या है, एक मैग्नीशियम है और इधर क्या है, एक मैग्नीशियम है, दो ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है। तो अभी ये क्या है, ये है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर अगर वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट की एटम्स के, तो वहां पर क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब देखो अगर मैं ऐसे अगर यहां पर मैग्नीशियम देखूं तो मैग्नीशियम कितना है, यहां पर कितने हमारे एटम्स हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, इधर भी क्या है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो यहां पर मैग्नीशियम कितना है, एक, मैग्नीशियम कितना है, एक, अरे इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो एक लिख लो ना ऐसे,
यूं, हाँ। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो दो, दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो वन लिख लो। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, एक, मैग्नीशियम कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, एक। इसका मतलब यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन के, यानी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है ऑक्सीजन के, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। तो यहां पर क्या है कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब भैया इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कैसे करें, है ना, बैलेंस कैसे करें। अच्छा, हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं इसको, क्योंकि जो यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उस पर कंजर्वेशन ऑफ, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन पर लॉ ऑफ केमिकल सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। और वो क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या कहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का जितना मास है उसके इक्वल होता है। तो इसलिए हम क्या है, किसी भी रिएक्शन को हम क्या है, बैलेंस्ड करके लिखना जरूरी होता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इसको नोट कीजिए। अब देखो, अब पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इसमें पहला एग्जांपल ले लीजिए इसमें, और वो क्या है हमारा, Mg प्लस O2 इज गिविंग यू MgO। अब एक चीज याद रखना, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम में, सॉरी जितने भी प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट में, वही एटम्स होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। यानी जो एटम्स रिएक्टेंट के अंदर होते हैं वही एटम्स किसके अंदर होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बोर्ड में आएगा तो कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, LHS मतलब रिएक्टेंट, फिर उसके बाद लिखेंगे RHS। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एक है मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दो ही तो एलिमेंट है। हाँ, तो अब देखो LHS क्या है, ये LHS है, तो LHS में मैग्नीशियम कितनी प्रेजेंट है, एक एटम है मैग्नीशियम का। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है, देखो दो है ऑक्सीजन कितनी है, दो। इधर मैग्नीशियम कितना है, एक, इधर मैग्नीशियम कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, एक। अच्छा, अब देखो यहां पर मैग्नीशियम तो है बराबर, मैग्नीशियम के एटम तो बराबर है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के एटम क्या है, अलग अलग है। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना होगा, 2। यानी अगर मैं यहां पर आगे 2 लगा दूं तो यहां पर जो है मैग्नीशियम के एटम बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर 2 लगाऊंगा तो यहां पर ये मैग्नीशियम के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या है, मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए RHS में और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। अब देखो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के LHS में ऑक्सीजन का 2, लेकिन मैग्नीशियम का है 1। अब भैया देखो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया तो ये इस पूरे कंपाउंड से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो 2 मल्टीप्लाई है वो Mg से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, तो अब हमें यहां पर क्या है, अब मुझे 2 मैग्नीशियम बनाने हैं। अगर मैं 2 मैग्नीशियम बनाने हैं तो इधर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर मैं 2 लिख दूं तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा, अभी ये 2। अब मेरे पास क्या है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इधर भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या हो गई है, हमारी बैलेंस हो गई ही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए अगर समझ में आया है तो, और नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको फिर से समझते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए तब तक। देखो अगला क्या है, अगला है कि मान लो हमारे पास H2 है प्लस O2, उससे क्या बना है हमारा H2O बन रहा है।
H2 प्लस O2, जिससे जो कि कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं H2O। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, LHS में कितने प्रेजेंट है वो एलिमेंट, और RHS में कितने प्रेजेंट है वो एलिमेंट, ठीक है। यहां पर कितने एलिमेंट है, दो, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना है, दो, LHS में। RHS में हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन में, RHS में ऑक्सीजन कितना है, एक। अच्छा, अगर मैं कैसे भी करके इस ऑक्सीजन को दो से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो हाइड्रोजन के एलिमेंट एटम्स तो बराबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन का एटम यहां पर दो है, यहां पर एक है। अगर मैं यहां पर दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना होगा, दो। बोलो बोलो बोलो, अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, H2 प्लस O2 इज गिविंग यू 2H2O। ये बनेगा नहीं बनेगा। अब मैं इसको खोल के लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे कि समझ में आ जाए तुम्हारे। अब ये रिएक्शन होगी जब मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मेरे पास, H है और O है। LHL में कितने हैं, दो दो। RH में कितने हैं, अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के हो जाएंगे चार, सॉरी हाइड्रोजन के हो जाएंगे चार और ऑक्सीजन के हो जाएंगे दो, क्योंकि ये जो दो है ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो है हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। ये जो दो है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो हमारे जो RHS है वो तो छोड़ो, जो हमारे ऑक्सीजन के एटम है वो तो LHL भी बराबर है और RHL भी बराबर है। तो अब हम क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हमें क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहां पर दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो चार हो जाएगा। देखो यहां पर दो से तो कितना हो गया, चार। इसका मतलब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के आई वो कितनी आई है, 2H2 प्लस O2, और ये क्या होगा 2H2O। ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो ये अनबैलेंस इक्वेशन थी, ये जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई थी ये हमारी कैसी थी, अनबैलेंस्ड। इसको हमने बैलेंस करके कैसे लिखा, ऐसे। देखो यहां पर क्या है, दो और दो, चार हाइड्रोजन है, तो इधर भी चार होनी चाहिए, देखो दो और दो। इधर दो ऑक्सीजन है तो इधर भी दो होनी चाहिए, देखो दो ऑक्सीजन, ठीक है। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया। तो अब हेडिंग पर आइए, हेडिंग क्या है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या है, हम पढ़ेंगे सबसे पहली रिएक्शन होगी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवें टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या होता है कि a reaction in which two or more reactants combine to form a single product, यानी जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, है ना। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनसे मिलकर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास A और B, मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया C, यानी दो प्रोडक्ट ने मिलकर कितना प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट ने मिलकर कितना प्रोडक्ट बनाया, केवल और केवल एक। अच्छा, अब जैसे इसका कोई एग्जांपल दे दो भैया, तो एग्जांपल क्या होगा, जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराता हूं वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन में वाटर के साथ कराता हूं, तो वहां पर क्या निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड वहां पर बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस यहां पे क्या है, हीट भी निकलेगी। देखो हमारे पास क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था और वाटर था, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो ये क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने मिलकर क्या बना है, एक ही प्रोडक्ट तो बना रही दोनों मिलकर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूं कि सी प्लस O2, जैसे C+O2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CO2, है ना। C क्या है, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है, हाँ CO2 क्या है, ये भी गैस है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। यहां तक समझ में आ गया, हाँ यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब हमारे पास दूसरे टाइप की जो रिएक्शन आती है वो आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अब देखो यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो रिएक्टेंट या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, हाँ। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होगा, इस रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होगा। मतलब यहां पर एक ही रिएक्टेंट होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा और उससे वो क्या है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। यानी डेफिनेशन होगी अ सिंगल रिएक्टेंट break down into two or more प्रोडक्ट या फिर टू और मोर कंपोनेंट्स बोल दो। यहां पर क्या है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। यहां पर क्या है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास है ए और बी, ठीक है, ये क्या है, एक मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, जिस रिएक्टेंट है एक जिसका नाम है ए बी। अब ये जो रिएक्टेंट है ये ए प्लस बी में टूटा, देखो ये जो एक रिएक्टेंट है वो दो कंपोनेंट्स में टूट गया, यानी दो प्रोडक्ट में टूट गया। एक प्रोडक्ट क्या है ए और दूसरा प्रोडक्ट क्या है बी। हाँ समझ में आया नहीं आया। जैसे भैया इसका एग्जांपल दे दूं, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको हम NO बोलते हैं वो किस में टूटेगा, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, तो 2NO किसके इक्वल होगा, N2 प्लस O2, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड किस में टूटा, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये हो गए हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया, यहां तक समझ आया तो इसको नोट कीजिए बढ़िया तरीका से। तो अब हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। अब पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी तीन टाइप की होती है। एक हमारी होगी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी होगी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी होगी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हेडिंग बनाएंगे। अब क्या है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें पहली जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, अब वो क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। अब उसको टूटने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए भाई, है ना, बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। अरे जैसे तुम किसी पत्थर को तोड़ते हो, अगर तुम किसी पत्थर को तोड़ रहे हो तो तुम हाथ से ऐसे घूसे मार के तो उस पत्थर को तोड़ नहीं सकते, है ना, तुम्हें वहां पर क्या है, कुल्हाड़ी या फिर किसी चीज की छेनी हथौड़ा उसकी जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो वहां पर एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में टूटता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती होगी ना टूटने के लिए। अच्छा, और जब मैं वहां पर उसको एनर्जी के रूप में क्या दूं, हीट दूं, उसको क्या दूं, एनर्जी के रूप में जब मैं हीट दूं, यानी जब उस रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस को जब हीट मिले और वो सिंगल प्रोडक्ट में टूट जाए, यानी सिंपल टू और मोर प्रोडक्ट में टूट जाए, तो ऐसी रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। देखो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by heating,
देखो मैं जितनी सिंपल डेफिनेशन हो सकती है मैं उतनी सिंपल डेफिनेशन तुमको लिखा रहा हूं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग is called thermal decomposition reaction, is called thermal decomposition reaction। उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब भैया इसका कोई एग्जांपल दे दो। देखो जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये क्या है हमारे पास? कैल्शियम, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्या है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को तुम जानती हो क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये समझ में आ गया? एग्जांपल समझ में आया? हाँ। अब देखो दूसरा रिएक्शन जो आती है यहां पर, दूसरे प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? वो होती है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है भैया? एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमें क्या देनी पड़े? जिसको कराने के लिए हमें हीट या फिर जिसको कराने के लिए हमें लाइट या फिर लाइट के रूप में हमें एनर्जी देनी पड़े। जैसे कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तभी वो रिएक्शन होती है ना। जब तक उन पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तब तक वो रिएक्शन नहीं होंगी। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब यहां पर क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी? फोटो डिकम्पोजिशन होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन takes place in the presence of sunlight। यानी जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उन रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो उन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल तो भैया कोई, जैसे मैं कहूं कि AgCl है तुम्हारे पास, जब मैं इसको लाइट दूंगा या फिर सनलाइट दूंगा तो ये क्या है? Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। इसको बैलेंस कर दो। ये लो, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड को जब मैं लाइट देता हूं या फिर सनलाइट देता हूं, जब मैं इसको धूप में रख देता हूं, सीधी मतलब क्या है? जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड होती है इसको अगर मैं धूप में ले जाकर रख दूं तो ये क्या है? सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा। यानी क्या है भैया? अब देखो सिल्वर कैसे बना सकते हैं हम? सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड लिया और सिल्वर क्लोराइड को हमने कहा है धूप में ले जाकर रख दिया तो क्या होगा? उसमें से सिल्वर बन जाएगी और क्लोरीन गैस क्या है? उसमें से उड़ जाएगी। क्लोरीन गैस उड़ जाएगी और हमें वहां से क्या है? सिल्वर मिल जाएगी। लेकिन यहां से भैया तुम सोच रहे हो कि ऐसे हम सिल्वर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन क्या है कि हमारा जो सिल्वर क्लोराइड लानी पड़ेगी, लेकिन वो हमें क्या है? महंगी पड़ेगी। ये प्रोसेस जो हमें महंगी पड़ेगी, इसलिए हम क्या है? डायरेक्ट सिल्वर खरीद लेते हैं दुकान से। हम अगर इस रिएक्शन को करेंगे घर पर, अगर सिल्वर बनाएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा। हाँ ठीक है, महंगा पड़ जाएगा। क्या है कि अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को जब मैं धूप में रख देता हूं तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब जो तीसरी रिएक्शन आती है वो होती है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? देखो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब मैं उनमें से करंट को पास करता हूं ना तभी वो रिएक्शन होती है। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी पानी का हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटना क्या होता है? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कब टूटेगा? जब मैं उसको करंट दूंगा, है ना। हाँ, डेफिनेशन क्या होगी? डिकम्पोजिशन डन बाई passing of electric current। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। जब मैं इसको क्या करूंगा? करंट दूंगा तो इसमें क्या होगा? ये H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। ये क्या है? H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको नोट कीजिए, नोट करेंगे इसको।
तीसरी प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कि जो एक रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। अ रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element is known as displacement reaction। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे भैया एग्जांपल ले लो कि हमारे पास है Zn प्लस CuSO4। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो जिंक है ये इस कॉपर को क्या है, यहां से डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। जैसे ZnSO4 प्लस Cu, हमारे पास क्या था कि मान लो A प्लस BC है हमारे पास, ठीक है, A प्लस BC। तो ये A क्या है, इस B को डिस्प्लेस कर इस C के साथ आज जुड़ जाएगा। जैसे AC प्लस B, यानी A क्या था, A जो था वो B से ज्यादा रिएक्टिव था, और उसने क्या किया, इस B को C के साथ से हटा दिया और C के साथ खुद जुड़ गया। ऐसे यहां पर क्या हुआ कि जो जिंक था हमारा ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसने कॉपर को SO4 के साथ से हटा दिया और SO4 के साथ क्या है, खुद जुड़ गया। यानी इसने क्या किया, Cu को SO4 से डिस्प्लेस कर दिया, है ना। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर भैया इसका एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कहूं Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या होगा, ये जो आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये भी इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा FeSO4 प्लस Cu। ये देखो। अच्छा, अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? अब देखो, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ये है। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट सबसे ऊपर आएगा वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो नीचे आएगा वो कम रिएक्टिव होगा। इसका मतलब भैया जो पोटेशियम है, ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अच्छा, और प्लेटिनियम क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, अच्छा, सिंपल ऐसे याद रखो यार, जब तुम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आओगे, तो रिएक्टिविटी घटेगी। जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट नीचे होगा वो कम रिएक्टिव। तो जो ऊपर वाला जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करेगा। देखो, अ रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। हाँ, और हमारा मोर रिएक्टिव कौन सा, ऊपर वाला जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आए। देखो, हमने एग्जांपल क्या लिया था, Zn प्लस CuSO4, तो ये जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। देखो, कॉपर कहां है हमारा, ये रहा हमारा कॉपर, और जिंक कहां है हमारा, जिंक ये रहा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव हुआ, तो इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। हाँ, अब देखो आयरन भी डिस्प्लेस कर रहा है इसको, देखो आयरन कहां है, आयरन ये रहा। तो इसका मतलब आयरन भी कॉपर से ऊपर आ रहा है, ये भी मोर रिएक्टिव, तो ये भी इस कॉपर को डिस्प्लेस कर अब इसकी जगह ले लेगा, है ना। इस कॉपर को डिस्प्लेस कर इसकी जगह खुद ले लेगा। तो इसको नोट कीजिए, यहां तक समझ में आया हो तो। बात करते हैं चौथी टाइप की रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which exchange of ions takes place
एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमेन क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, जिसमें क्या है कि आयंस का एक्सचेंज होता है। भैया एग्जांपल ले लो, जैसे NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, तो यहां पर होगा क्या कि ये जो Na है ये हाइड्रोजन की जगह ले लेगा सोडियम, और ये जो हाइड्रोजन है ये सोडियम की जगह ले लेगा। जैसे NaCl प्लस H2O, यहां पर हुआ क्या कि जो NaOH के साथ अटैच था वो Cl के साथ अटैच हो गया, देखो NaCl बनाया, और ये जो हाइड्रोजन था जो क्लोरीन के साथ अटैच था वो OH के साथ अटैच होकर क्या बना दिया इसने, वाटर बना दिया। इसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। अब देखो, अब पढ़ते हैं हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन, हेडिंग क्या डालेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। A reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen takes place, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा हो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। तो ये फिर रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, रिडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अच्छा कैसे, अ रिएक्शन इन विच एडिशन of hydrogen and removal of oxygen takes place। क्या हुआ, जहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, और ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, यानी उस रिएक्शन में क्या है, रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा कोई एक एग्जांपल दे दो भैया, एग्जांपल दे दो। एग्जांपल क्या है कि मान लो मेरे पास है CuO प्लस H2, तो यहां पर होगा क्या, जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये होगा Cu प्लस H2O। यहां पर होगा क्या कि CuO जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, जब मैं इन दोनों को हीट करूंगा तो ये कॉपर में अलग टूट जाएगा और इसमें से पानी जो है वो निकल जाएगा। अच्छा अब देखो, अगर मैं यहां पर देखूं CuO और यहां पर क्या है Cu, देखो यहां पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन क्या है, यहां से रिमूव हो रही है इस कॉपर में से। इस कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, और जब यहां पर हमने देखा तो कॉपर क्या है, सिंगल था। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई। हाँ अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, H2 है, इसके साथ H2O यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है। यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा और भैया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन क्या क्या है, हमें यहां पर ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। अच्छा और एक ऐसी रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, है ना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ देखने को मिल जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिखी है इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। नोट कीजिए इसको। तो अब हेडिंग बनाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इज दैट, रिड्यूसिंग एजेंट इज दैट विच
reduces which reduces others and gets oxidized itself in a reaction मतलब रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन में दूसरों को तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना। दूसरों का क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा, और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और और भैया फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो खुद तो रिड्यूस होता है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। देखो क्या होगा, ये होगा विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ एजेंट विच oxidizes others and gets reduced in a reduced itself in a chemical reaction यानी किसी भी रिएक्शन में जो खुद ऑक्सीडाइज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब भैया जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो किसी भी रिएक्शन में से हाइड्रोजन को निकालने का और ऑक्सीजन को देने का काम करता है। हाँ, और जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या है, वो ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। अब देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें हाइड्रोजन देने का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन देने का काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया तो सुनो नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे कि हमारी डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन है उसका क्या अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब देखो अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। और इसमें पहला क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम किसी भी सबस्टेंस को एयर या फिर मॉइस्चर में रख दें, है ना, तो वो क्या है, वो खराब होने लगता है ना, वो गलने लगता है। जैसे क्या है कि आयरन जो है, अगर हम आयरन लाएं तो नया आयरन क्या होता है, बिल्कुल कितना चमकता है वो, लेकिन उसको हम ऐसे ही रखा रहने दें तो उस पर क्या है, मॉइस्चर जमने लगती है ना। और या फिर उस आयरन पर क्या है, हम कोई एसिड डाल दें या फिर कोई केमिकल उस पर गिर जाए तो वो क्या है, उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाती है, यानी आयरन जो है वो खराब होना स्टार्ट होने लगता है। यानी हम बोलते हैं जैसे आयरन पर जंग लग जाती है। तो कोरोजन क्या है, सिंपली जब हम किसी भी सबस्टेंस को, है ना, खुला छोड़ दें और जब उस पर मॉइस्चर या फिर केमिकल पड़ जाए तो वो क्या है, खराब होने लगता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या है, हम कोरोजन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid, it is said to be corrode, and this process is known as corrosion, ठीक है। क्या बोला, कोरोजन क्या होती है कि जब भी हम किसी भी सबस्टेंस को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या है, मॉइस्चर जमने लगती है या फिर उसमें कोई एसिड पड़ जाता है तो वो क्या है कि वो सबस्टेंस गलने लगता है ना। तो क्या है, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा,
अब भैया क्या इन सभी चीजों को हम मतलब जो कोई भी सब्सटेंस है वो खराब होता है, उसको खराब होने से हम क्या बचा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बचा सकते हैं। तो उसके प्रीवेंट्स क्या होंगे? हेडिंग प्रीवेंट्स, प्रीवेंट्स, प्रीवेंट्स मींस बचाव ऑफ कोरिजन। कोरिजन होने से हम कैसे रोक सकते हैं? कोरिजन होने से हम कैसे रोक सकते हैं? तो पहला है बाई बाई ऑयलिंग, है ना, उस सब्सटेंस पर क्या कर दो? ऑयल लगा दो, या फिर ग्रीसिंग कर दो, या फिर उस पर क्या कर दो? ग्रीसिंग कर दो। दूसरा क्या है? उस सब्सटेंस की पेंट कर दो। जब तुम नया आयरन लाओ तो उस पर क्या कर दो? पेंट कर दो। वो फिर उतनी जल्दी जो है नहीं खराब होगा, उस पर उतनी जल्दी जंग नहीं लगेगी। तीसरा क्या होगा? वाई गल्वनाइजेशन। वाई गल्वेनाइजेशन। गल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम कोरिजन होने से बचा सकते हैं। फिर क्या है? दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है? कि हमारे जो ऑयली फैट्स होते हैं, जैसे हमारा अचार होता है ना, उनका क्या होता है जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो खराब होने लगते हैं, है ना। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और देखेंगे कि हम जो हमारे फैटी ऑयल्स होते हैं, फैटी ऑयल्स होते हैं, तो उनको हम कैसे खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो क्या डालेंगे? रेंसिडिटी क्या होता है ये लिखेंगे पहले। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि व्हेन food containing fats and oils are oxidized, they becomes rancid, and they becomes rancid, and their smell and taste are changed. This process is known as rancidity. This process is known as rancidity. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी जब हमारा जो फैटी ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या है? रेंसिडिटी बोलते हैं। अब देखो प्रीवेंट क्या है ना, बचाव क्या है? प्रीवेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको? ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रीवेंट क्या है? पहला इसमें डाल लो वाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें तो क्या है? हमारा वो जो फैटी ऑयल है, यानी फैटी ऑयल जो है वो हमारा क्या है कि ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग, है ना, उसको हम क्या है? वैक्यूम में ले जाकर रख दें। और तीसरा क्या है? फिर रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन। तो ये कुछ मेथड है जिनकी वजह से हम फैटी ऑयल्स को क्या है? ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं। तो यहां पर जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम क्या है? इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो बनाएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा। और फिर ऐसे ही सभी चैप्टर्स को हम क्या है? करेंगे क्लास 10 साइंस के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।